हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ गुड्स तक देखा था, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स ये सब डिस्कस किए थे। तो अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू लगा के देखिएगा, आपके जो है एमसीक्यू वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसी को आप सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। सॉरी, ये एक्चुअली गलती से रब हो गया है, दोबारा लिख देती हूँ मैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसको आप सिंबल से जो है ईपी से डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द एक्चुअल measure of responsiveness, actual measure of responsiveness। ये एक्चुअल मेजर होता है आपका रिस्पॉन्सिवनेस का, वो मैं भी आपको समझा दूंगी, ठीक है। ऑफ द डिमांड ऑफ गुड टू बी द चेंज इन द प्राइस, ठीक है। एक्चुअल मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ऑफ ए गुड टू चेंज इन द प्राइस। अब इसका मतलब क्या है, ये हमें कहना चाहता है कि एक कोई भी अगर गुड है, ठीक है, उसका अगर हम प्राइस चेंज कर देते हैं, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, सो उससे आपके डिमांड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज चेंज होगा, वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बताता है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी गुड था, मान लो 1 kg शुगर थी हमारे पास, 1 किलो चीनी थी, ठीक है। उसका जो अभी प्राइस था वो 10 रुपये से कम हो गया। जो उसका प्राइस है वो 10 रुपये से कम हो गया। अगर वो पहले मान लो 110 की मिलती थी, तो अभी वो शुगर हमें मिलती है 100 रुपये की, तो प्राइस हमारा 10 रुपीज़ से कम हो गया। तो वो शुगर जो है उसका इनटेक जो है, जो उसकी डिमांड है, वो 30% से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। सो प्राइस हुआ सिर्फ 10 रुपये से कम, लेकिन जो डिमांड है वो आपकी हो गई 30% से बढ़ गई। तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, कि शुगर जो है आपका इस तरीके का गुड है कि आपने जैसे ही उसका थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस किया, सिर्फ 10 रुपये आपने कम किया है, लेकिन डिमांड उसकी 30%, 40% से बढ़ गई। सो दीज गुड्स आर नोन एज इलास्टिक गुड्स इन द मार्केट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक्स का। सेकेंड हम करते हैं, इससे काफ़ी एमसीक्यूज भी बनते हैं। नेक्स्ट इज आर इन इलास्टिक गुड्स। इन इलास्टिक गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड के कम या ज़्यादा होने से, या फर्क पड़ेगा तो बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी दाल का एग्जाम्पल ले लो। मान लो 1 kg दाल थी। अब दाल ऐसी चीज़ है, या मैं आपको अगर नमक का एग्जाम्पल दूँ, टाटा सोल्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली तो कोई भी सोल्ट, बेसिकली टाटा सोल्ट नॉर्मली हम सबके घर में यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं बार बार उसका एग्जाम्पल दे रही थी ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना डेली लाइफ से रिलेट करोगे ना, उतना आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो आप ले लो, या तो कोई दाल ले लो या कोई भी सोल्ट एग्जाम्पल ले लो। तो जो सोल्ट का प्राइस है, सेम मान लो वो 10 रुपये से कम हो गया है। सोल्ट का जो आपका प्राइस है वो फिर से 10 रुपये से कम हो गया है। पहले अगर आपका सोल्ट जो 110 का मिलता था, तो अभी वो मिलता है 100 रुपये का, ठीक है। लेकिन उसकी जो डिमांड है वो सिर्फ 5% ही बढ़ी, ठीक है। उसकी डिमांड कितनी बढ़ी? 5%। तो प्राइस तो बराबर ही कम हुआ था, लेकिन क्यों यहाँ पे डिमांड 5% ही बढ़ी? इसका रीज़न ये है, नमक ऐसी चीज़ है कि उसको पहले भी अगर मान लो 1000 आदमी 1000 की जो पॉपुलेशन है वो कंज्यूम कर रही थी, तो आज के टाइम पे भी 1000 ही पॉपुलेशन कंज्यूम करेगी। बस इतना हो जाएगा, 1002 हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। कि आपने प्राइस कम किया तो हो सकता है 2 लोगों ने और नमक का इंटेक स्टार्ट कर दिया हो। तो आप पॉइंट समझ रहे हो? नमक ऐसी चीज है, इन इलास्टिक गुड वो गुड होते हैं जो बहुत जरूरी है, मतलब वेरी वेरी नेसेसरी है हमारे लिए। तो आप उसका प्राइस कितना ही कम कर दो, कितना ही ज्यादा कर दो, उसकी इलास्टिसिटी मतलब उसके चेंज पे उससे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले भी वो उतना ही नेसेसरी था, आज के टाइम पे भी वो उतना ही नेसेसरी है, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थर्ड आपका होता है यूनिट इलास्टिसिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज यूनिट इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, आपका डिमांड और जो प्राइस है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब इसको हम बोलते हैं ईपी इज इक्वल्स टू 1। अगर आपकी किसी चीज़ की कमोडिटी का जो प्राइस है वो 10 रुपये से कम हुआ है, तो उसकी डिमांड भी मान लो 10% से ही इंक्रीज हो जाएगी। सो बराबर हो जाएगा इसमें, जितना आपका ये था प्राइस कम हुआ था, उतने से ही आपकी जो है डिमांड भी बढ़ गई है, ठीक है।
तो ये सारा मैं एक बार छोटा कर देती हूँ साइज में, ताकि मैं आपको पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हमने इलास्टिसिटी में आपके 3 कॉन्सेप्ट देखे हैं, ठीक है। एक मतलब एक इलास्टिक कॉन्सेप्ट देखा, एक आपका इनइलास्टिसिटी देखा हमने, और एक हमने आपका देख लिया यूनिट इलास्टिसिटी, जिसमें आपकी जो है डिमांड जितनी थी उतने से ही आपका प्राइस चेंज हुआ है। सो उसी को हम कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक सेकेंड, मैं इसको पूरे को छोटा कर दूँ, ताकि आप लोगों को बाद में जब आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए मैं जानबूझकर इसको छोटा कर दे रही हूँ। एक मिनट, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस वाले को। ओके, देखो ठीक है, आई होप इतना तो ठीक है। और ये जो इसके नीचे वाला पोर्शन था, इसको भी हम जो है ऊपर ले आते हैं बाकी पोर्शन के साथ, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी मैं एक बार साइज में थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का। तो अब हम आगे बात करते हैं बेसिकली इस पूरे को भी, अगर आप चाहो तो देखो इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से छोटा करके लिख सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। देखो ये इतने में आ गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसमें जो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली ये कोई टाइप नहीं है, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी आपका होता है, इसमें मान लो अगर हम दो आपके केस लेंगे। केस नंबर 1 इज फॉर सब्सटीट्यूट गुड। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स कौन होते हैं, कि अगर ए है तो ए के सब्सटीट्यूशन पे ए की जगह पे कोई और बी आ जाएगा, ठीक है। और केस 2 हमारा इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं कि अगर ए है तो ए के साथ ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल शू है तो आपकी पॉलिश भी आएगी, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है पार्ट 1 में। तो सब्सटीट्यूट गुड के केस में क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी हम किसको बोलते हैं? मान लो इस ए का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। जो आपका सब्सटीट्यूट गुड है उसमें जो है आपका ए का जो है वो प्राइस बढ़ गया। मैं 2 मिनट के लिए इसको साइड में कर रही हूँ, ठीक है। ये जो ए है इसका जो है प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्या आप बी को खरीदोगे? नहीं, नहीं खरीदोगे। तो ए का प्राइस बढ़ने की वजह से ए की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और सिमिलरली साथ ही साथ बी की वो जो डिमांड है वो आपकी कम हो जाएगी। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूट गुड में आएगा, सॉरी आप एक बार करेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप ए का प्राइस बढ़ गया, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर ए का जो है आपका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपकी टाटा टी थी और इसका प्राइस बढ़ गया है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है ताज टी, जो इसके सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ताज टी, आप उसको इसकी जगह पे यूज कर लोगे, तो उसकी क्या है, डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड हमें बताता है कि अगर ए का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड, मतलब बी की जो है आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर ए का प्राइस बढ़ गया है, टाटा टी का प्राइस आपका बढ़ गया है, तो जो दूसरे की डिमांड है, मतलब ताज टी की जो है वो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए एक आपका बटर फ्लो का पेन है और एक आपका जो पेन है वो ट्राइमेक्स का पेन है, ठीक है। तो अगर आपका बटर फ्लो का पेन, जो कि आज के टाइम पे आई थिंक 20 रुपये या जितने का भी मिलता है, ठीक है, मान लीजिए 20 रुपये का मिलता है, तो अगर वो जो 20 रुपये से हटके मान लीजिए 40 रुपये का हो गया कल को, तो आप सोचोगे कि मैं ये वाला पेन क्यों खरीदूं, जो नॉर्मल लोकल पेन आता है मार्केट में 10 रुपये का, लिखना ही तो है, काम तो उससे भी हो रहा है, तो मैं वो 10 रुपये वाला पेन परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि बटरफ्लो वाले पेन का प्राइस बढ़ गया था। तो देखो लोकल पेन की क्या है, डिमांड बढ़ गई। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, अगर उसमें से उसके सब्स्टिट्यूट वाले गुड का प्राइस बढ़ जाता है एक का, तो हमारे पास
पास बेटर ऑप्शंस हो जाते हैं, चॉइस हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं हम दूसरी चीज उसकी जगह पे यूज कर ले। सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे केस जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होता है, अगर आपका एक का प्राइस बढ़ा है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अब वो नेगेटिव रिलेशन कैसे, मैं भी आपको समझा देती हूँ। देखो, अगर आपका जो है प्राइस, इसमें मैंने बोला बढ़ गया, मान लो ए का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अगर शू पॉलिश थी और शू का जो प्राइस है आपका वो इंक्रीज हो गया है, तो आप ये वाला शू नहीं खरीदोगे। अब ये वाला शू नहीं खरीदोगे तो कुछ कुछ के साथ स्पेसिफिक पॉलिश आती है, ठीक है, तो आप वो वाली पॉलिश भी नहीं खरीदोगे, तो पॉलिश की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई है। क्योंकि शू का प्राइस बढ़ा, इसलिए आपने डिसाइड किया कि अब मैं ये वाला जूता नहीं खरीदूंगा, और उसके साथ जो पॉलिश आती थी कॉम्प्लीमेंट्री, आपने बोला अब जब जूता ही नहीं खरीद रहा तो इस पॉलिश का क्या काम है, तो आपने पॉलिश भी नहीं खरीदी, तो उसकी डिमांड हो गई कम। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हमें बताता है कि अगर आप वो एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट था वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई होप मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया होगा। इसी में अगर आप ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। अगर आप ब्रेड को कंसिडर करो कि ये जो है एक मतलब हेल्दी इन द सेंस कि ये जो ब्रेड है ये एक बेसिक फूड नहीं है हमारा, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, वैसे ब्रेड बहुत लोग खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, पर मान लीजिए ब्रेड जो है ना वो मतलब अमीरों वाला खाना है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो और मान लीजिए कल को जो है ब्रेड वो बहुत महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, मान लीजिए 1000 रुपये की मिल रही है, तो सब सोचेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी की ब्रेड हम नहीं खरीदते, वर्थ इट नहीं है। और अगर आप ब्रेड नहीं खरीदोगे तो आप सोचोगे जैम का क्या काम है, तो जैम की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया इसलिए जैम की डिमांड नेचुरली कम होगी, जबकि जैम का प्राइस पहले भी 50 था और आज भी सेम ही है, 50 ही रुपए है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनके जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो है डिमांड कम हो गई। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड का जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसमें अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है सब्स्टिट्यूट गुड की, इसलिए इसको कहा गया है पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने अब ये देख लिया, अब हम देखते हैं आपका जो पूरा मार्केट है वो किस तरीके से काम करता है। तो हमारा जो मार्केट है उसमें आपके सप्लाई साइड होती है एक, और एक होती है फैक्टर ऑफ इनकम, एक होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली सप्लाई साइड में आपके, अगर आपको ये सप्लाई साइड है तो इसमें आपके होते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है, जिन जिन फैक्टर से आप अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, और एक होते हैं आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर इनकम आपके हो गए जैसे कि रेंट, फिर हो गए आपकी वेजेस, ठीक है, फिर आपका हो गया इंटरेस्ट, और फिर आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट, अगर आपके पास लैंड है तभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तभी आपका क्या है, रेंट आएगा। सिमिलरली लेबर है, आप उसी को वेजेस दोगे, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल है, आपने वो इन्वेस्ट कर दी, तो आपको इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलेगा उसके ऊपर। और जो लास्ट में आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो लास्ट में अपने घर क्या लेके जाता है, प्रॉफिट। तो दीज वर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों से हम अपनी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं। और जो आपके ये दूसरे वाले हैं ये हो गए आपके फैक्टर ऑफ इनकम, इन फैक्टर से आपकी जो है इनकम को जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की। 3 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं इसके बाद आपके, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ताकि आप कहीं पर भी ये सारी टर्म्स देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आप इजीली अपना एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाओगे। मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या क्या है, देखो टोटल प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपने 10 गुड्स बनाए और हर एक गुड का जो प्राइस है वो 10 ही रुपए है, तो टोटल आपने 100 रुपीज़ के गुड्स बना लिए, ठीक है। ये हो गया टोटल, जो बेसिक हम निकाल देते हैं टोटल। एवरेज होता है अगर आपने 100 टोटल वो किए हैं गुड्स, ठीक है, और एक गुड का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, तो आप डिवाइड कर दोगे तो बेसिकली आपका एवरेज निकल के आ जाएगा 10 रुपीज़, कि आपने 10 गुड बनाए हैं और टोटल 100 रुपीज़ के बनाए थे, तो आपका आ गया 10 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मार्जिनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मार्जिनल में आपका क्या होता है, आप जो एक्स्ट्रा एक गुड बनाते हो उसमें आपको कितना खर्चा देना पड़ा, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगा, वो सब आप यूज अपना बोलोगे मार्जिनल में। फॉर एग्जांपल आप जब तक ये 10 गुड्स बना रहे थे,
ठीक है, तो आपकी लेबर कॉस्ट लग रही थी 1000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जब आपने जैसे ही सोचा मैं 10 पेन की बजाय 11 पेन बनाना शुरू करता हूँ, तो ये जो आपने 11th पेन बनाया है इसके लिए आपकी लेबर ने बोला हम तो 1200 रुपये लेंगे टोटल, मतलब 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ गए। तो आप उनसे बार्गेन करोगे, एक ही तो पेन एक्स्ट्रा बनाना है, 200 रुपये किस बात के एक्स्ट्रा दे। तो वो बोल देंगे कि हमें एक पेन एक्स्ट्रा बनाने के लिए अलग दोबारा रॉ मटेरियल रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर ये 10 पेन है ये इस साँचे में बन जाते हैं। ठीक है, तो 11वें पेन के लिए हमें पूरा दोबारा से साँचा रेडी करना पड़ेगा। बने भले ही बेशक उसमें एक ही पेन बन रहा है, लेकिन हमें रेडी पूरा धो के साफ करके दोबारा करना पड़ रहा है। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। वो कह रहे हैं हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी मेहनत बराबर लग रही है, चाहे हम 1 पेन बनाए चाहे हम 10 पेन बनाए, जब तक ये वाला इसका रेडी नहीं हो जाता साँचा हमें वेट करना पड़ेगा। सो ये सब उन्होंने गिनवाया और उन्होंने कहा हम 200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर दैट 1 पेन, 200 रुपये। ठीक है, कि आपने जो अभी 1 पेन एक्स्ट्रा बनाया, जो भी आपने अपनी फैक्ट्री में वो एक एक्स्ट्रा चीज प्रोड्यूस की है, उसका आपको क्या एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप मैंने आपको तीनों समझा दिए होंगे। अब इसमें हम आते हैं आगे। बेसिकली इसमें एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कुछ नहीं होता, ये एक इन्वर्टेड यू शेप का कर्व होता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एमपीज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। देखो, जो जितना बड़ा आपका दुकानदार होगा या जितना बड़ा आपका सप्लायर होगा, उसको उतनी मार्जिनल कॉस्ट कम पड़ती जाएगी। यही ये मान लो 100 की जगह पे 10,000 पेन बना रहा होता और उसके ऊपर आप बोल देते 2,000 और एक्स्ट्रा बना दे, तो उसको उतना रॉ मटेरियल का खर्चा कम पड़ता। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, ऐसा बोल देते हैं ना, थोक में चीजें ले लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें सस्ती मिलती है। वो इसीलिए सस्ती मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोक में चीजें लेने से उसको वो रॉ मटेरियल आगे सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपको भी सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे को आपको 1-2 चीजों में और डिफरेंस बताना है। एक तो है आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक है आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट वैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, उसके बाद आपका आगे आ जाएगा मार्केट प्राइस क्या होता है, जिसमें आपका टैक्स लगता है। हालांकि मैं आपका जीडीपी और जीएनपी वाले चैप्टर में भी दोबारा से बताऊंगी। और एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जो फैक्ट्री में आपकी कॉस्ट लगती है। सो टोटल कॉस्ट इज, इसमें आपका जो है ना टैक्स इंक्लूडेड है। टोटल कॉस्ट, मान लो अगर एक पेन आपको 10 रुपए का पड़ रहा है, तो उसकी फैक्ट्री में जो कॉस्ट लग रही थी विदाउट टैक्स, तो वो तो थी 8 रुपए। अब मार्केट में आया तो उस पर 2 रुपए टैक्स लग गया, जीएसटी एंड ऑल, तो आपको पड़ गया वो 10 रुपए का। एवरेज कॉस्ट हो गया आपको कि आपने अगर ऐसे 100 पेन बनाए हैं और एक पेन 10 रुपए का है, तो पर पेन की कॉस्ट पड़ गई आपको 10 रुपए। ठीक है, मार्केट प्राइस जो आप उसको मार्केट के साथ टैक्स के साथ खरीद के लाते हो, अगर कोई सब्सिडी उस पर गवर्नमेंट दे रही है, तो बेसिकली आप उसमें क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट है जो आपकी, उसमें टैक्स को तो ऐड कर दोगे और माइनस कर दोगे सब्सिडी, और इस प्राइस पे जो भी आपको पेन मिलेगा दैट इज कॉल्ड योर मार्केट कॉस्ट। ये बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो हम जीडीपी एंड जीएनपी वाले चैप्टर में भी ये वाली चीज देखेंगे। तो अगर अभी आपको जाननी है तो ठीक है, नहीं जाननी है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला जो पार्ट है अभी के लिए नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके, हम उसमें अच्छे से इस पार्ट को करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एंड इकोनॉमिक कॉस्ट का। वो क्या होता है, देखो, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले मैं अपॉर्चुनिटी बताती हूँ फिर आपको इकोनॉमिक कॉस्ट बताऊंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी होती है अगर आपने कोई भी एक चीज पर्टिकुलर चॉइस है जो आपकी वो सेलेक्ट की है, तो उसके आपने बदले में सेकंड जो भी चीज छोड़ दी है। मैं इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। एक पर्टिकुलर चॉइस इज द वैल्यू ऑफ मोस्ट valuable choice out of those that were not taken cost incurred by not enjoying the benefit associated with the next best alternative choice। ठीक है, तो इतनी बड़ी डेफिनेशन ये सिर्फ लिखवाने के लिए, आपको ये सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपने कोई एक चीज चूज की है तो उसके ऑल्टरनेटिवली सेकंड आपने जो भी चीज का सेक्रीफाइस किया है, ठीक
ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले मैं आपको एक टेक्निकल एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आसान एग्जांपल से भी बता दूंगी, ठीक है, आसान भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। मान लीजिए, ये मैं उनके लिए लिख रही हूँ जिनको साथ में नोट डाउन करना है। मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये इसी का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस से आप चाहते हैं कि आपको रेवेन्यू आ जाए 200 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आप एक जॉब करते हैं तो वहां पे आप मान लीजिए टीचर का ही काम करते हैं, आपको वहां से मिलते हैं 100 रुपये सैलरी, ठीक है। अब जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आप चाहते हो उसमें 200 रुपये रेवेन्यू आए, तो सीधी सी बात है वो 200 रुपये आपको घर बिठाए तो मिल नहीं जाएंगे। आपको उसके लिए अपनी लेबर यूज करनी पड़ेगी, कैपिटल लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी। आप कोई भी छोटा सा छोटा बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको उसके लिए अपनी कैपिटल लगानी पड़ती है, लेबर लगानी पड़ती है। मान लीजिए, एक सेकेंड, कैपिटल लेबर, ठीक है। मान लीजिए जो कैपिटल आप लगाओगे 50 रुपए की है और ये लेबर भी लगाओगे तो 50 रुपए की है, ठीक है। तो यहाँ आपने 100 रुपए घर से लगाए अपने, ठीक है। 100 रुपीज एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना, कैपिटल को आप दे रहे हो, लेबर को आप दे रहे हो, और आपने 200 रुपए कमाए। तो इसमें आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, बेसिक मैथ्स 200 माइनस 100 तो हो गए 100 रुपए, ठीक है। जबकि अगर आप टीचर बनते या कोई और जॉब करते तो डायरेक्टली आपको वही 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो यहां देखा जाए तो हिसाब तो एक तरीके से बराबर ही हो गया है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप क्या कर सकते हो, ये 100 रुपीज आपने जो जॉब करके अर्न किए हैं, इस 100 को आप जाके बैंक में डलवा दो। ये अभी 100 का एग्जाम्पल लिया, मान लो वो पैसे ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 100 को आपने बैंक में डलवाया, जिसपे आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया बैंक से, मान लीजिए 10%, कुछ भी लगा लीजिए, तो वो हो गए आपके 110, ठीक है। जबकि ये जो आपने नेट प्रॉफिट यहाँ से 100 कमाया है, इसको आप बैंक में नहीं डलवा सकते हो, है ना। आप सोच रहे हो मैम हम तो ये भी डलवा सकते हैं, नहीं। उसका रीजन ये है, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप सोचोगे हमेशा जो स्टार्टिंग में आपको पैसा मिलता है उसको हम दोबारा से अपने बिजनेस में लगा दे। प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, है ना, कि अगर आपने एक बिजनेस से आज 100 रुपए कमाए हैं तो आप सोचोगे मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, या मुश्किल से आप इसमें से 20 रुपए सेव करोगे, आप सोचोगे 80 रुपए में दोबारा इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपका बिजनेस जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। तो मेरे इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि दिखने में आपको ये कितना बढ़िया लग रहा होगा ना, कि हम एक बिजनेस कर लेते हैं 200 रुपए, उसमें से हमें नेट प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में उतना बढ़िया सौदा है नहीं, वो आपका घाटे का सौदा है। इससे अच्छा आप डायरेक्ट जॉब करो, ठीक है, और जॉब करके आप अपने 100 रुपए कमाओ और उन 100 रुपए को आप बैंक में डाल के इंटरेस्ट कमा के 110 रुपए बना लो, ठीक है। सो इस केस में आपने जो अपनी जॉब को चूज किया है, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम ऐसे समझेंगे कि आपको हमेशा वो ऑप्शन चूज करना है कि दूसरा ऑप्शन जब आप उसके बदले में छोड़ देते हो, मैं ऐसे लिख देती हूँ, दूसरा ऑप्शन जब आप छोड़ देते हो कि आपको वो नहीं करना है, दूसरा ऑप्शन जब आप छोड़ देते हो, तो उस केस में आपको लॉस कम से कम होना चाहिए। उस केस में आपको लॉस कम से कम होना चाहिए। तो इस केस में क्योंकि आपने जॉब को प्रेफरेंस दी अबव आपके बिजनेस, तो आपको जो लॉस है वो सिर्फ 100 रुपीज का ही हुआ। लेकिन अगर आप बिजनेस को प्रेफरेंस देते तो आपको जो लॉस है वो 110 रुपीज का होता। समझ में आ गया ना, क्योंकि वहां से आपको 100 रुपीज मिल रहे थे और उनको आप दोबारा बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते, लेकिन जॉब कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं और उसमें से आपने वो मान लो बैंक में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, एफडी करा दी, तो अब आपको ब्याज भी मिल रहा है उस बात का, तो आपको जो लॉस है वो नहीं हो रहा है 110 का। तो अब मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। ये हो गया टेक्निकल एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, ठीक है। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही प्यारा, जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, ठीक है, जो मैं मोस्टली हमेशा स्टूडेंट्स को देती हूँ। देखो, अगर आप एक मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हो, ठीक है, तो मेट्रो स्टेशन पे जाने के, प्लेटफॉर्म पे जाने के, या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाने के आपके पास दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते हैं, या तो आप स्टेयर्स यूज करके चले जाओ, ठीक है, स्टेयर्स यूज करके चले जाओ, या आप कर लो लिफ्ट यूज डायरेक्ट, ठीक है, ये हो गए हम, या हमने कर दिया अपनी लिफ्ट यूज, ठीक है। ध्यान से समझना, जिसका पूरा कंसंट्रेशन होगा उसको पक्का ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसका एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो अगर तो आप यूज करते हो लिफ्ट, तो आपने जो है स्टेयर्स को छोड़ दिया। अगर आप यूज करते हो स्टेयर्स, तो आपने लिफ्ट को छोड़ दिया। तो आप सब बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सा जो है रास्ता यूज करोगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके
अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आपको लिफ्ट यूज करनी चाहिए, क्योंकि लिफ्ट यूज करने से आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम है इंस्टेड ऑफ द स्टेयर्स। कैसे? अगर आप लिफ्ट यूज करोगे तो आप थकोगे नहीं, अगर ज्यादा सीढ़ियां हैं तो आप लिफ्ट से ही जाओ, क्या ही दिक्कत है उसमें, ठीक है, अब सुविधा है ना, गवर्नमेंट ने दी है ना। तो आप हमेशा वो वाला रास्ता चूज करो कि जो आप मान लो ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, तो जो आप सेकेंड चॉइस जो है वो आप छोड़ देते हो तो आपको नुकसान कम से कम होना चाहिए। अब इसी केस में अगर आप स्टेयर्स को मान लो यूज कर लेते, आपके पैर थक जाते, हो सकता है आप स्टेयर्स पे गिर सकते थे, मतलब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा तो आप बोल दोगे कमेंट सेक्शन में मैम लिफ्ट की लाइट चली गई, लिफ्ट रुक गई, नहीं, आप बाकी सब चीजों को कांस्टेंट कर दो। तो बेसिक एग्जांपल है कि भाई आप नॉर्मल सी बात है सीढ़ी से जाओगे तो चल के थक जाओगे, है ना, तो वो एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा अगर आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है तो, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि हम जो है मिनिमम से मिनिमम लॉस चाहेंगे तो हमारा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो चूज कर देंगे, और जो छोड़ दिया हमने वो हमारी होगी एक तरीके से उस अवसर को खो देने की कॉस्ट, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा और ये सब जोड़ दोगे, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में आपको लॉस होने वाला था बस उसी को आप बोल देते हो इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, कि एक्चुअल में आपको क्या लॉस होता, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन मेरा मकसद था आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाना, ठीक है। इसी के साथ अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं, जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के आपके कंपटीशन होते हैं। तो देखो बेटा 4 टाइप के आपके कंपटीशन है, ठीक है। सो कंपटीशन है आपके 4 टाइप के। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होंगे बनाने वाले, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, सबके सब एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी, मतलब किसी पे कोई दबाव नहीं है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। होमोजीनियस होता है सबके सब जो है एक टाइप के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला आपका है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें आपका क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे आपके जो है प्रोड्यूसर्स होंगे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे, इसमें आपके अलग अलग प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे होंगे, ठीक है। थर्ड आपका होता है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ऐसे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ओलिगोपोली में क्या होता है। इसमें क्या होगा, आपके कुछ लार्ज फर्म होंगी, मतलब लार्ज फर्म्स होंगी, बड़े बड़े प्रोड्यूसर होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे, ठीक है, वेरी फ्यू। जैसे कि आपका जियो है, एयरटेल है, अब इन्हीं के मेनली नेटवर्क रह गए हैं आपके, है ना, कोई वोडा का तो रेयरली मैंने देखा कोई लगवाता होगा। सो लार्ज प्रोड्यूसर्स होंगे लेकिन बहुत ही कम होंगे अमाउंट में, वेरी फ्यू। एंड लास्ट आपका होता है मोनोपोली, ठीक है। अब ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो फोन में जो है नेटवर्क, अब जियो आगे आगे जाके मोनोपोली कर लेगा अपने, इसमें एक यूनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करते हैं, मतलब इससे पहले, ताकि आपकी मोनोपोली ना आए, क्योंकि इसका फिर कोई सब्सटीट्यूट होता नहीं है, नो सब्सटीट्यूट, ठीक है, तो वो चीज आपकी। सो यहाँ पे हमने आपके चारों एक तरीके से कंपटीशन देख लिए हैं। अब इसमें मैं आपको एक चैनल दिखा देती हूँ कि किस तरीके से प्रोसीड करता है। गवर्नमेंट आपकी हमेशा चाहते हैं कि कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, ठीक है। सो अगर आप परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये इसी तरीके से आप लोग लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। ये आपका होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये आपका होगा ओलिगोपोली, ठीक है, और ये आपका हो गया मोनोपोली, ठीक है। तो अगर आप परफेक्ट कंपटीशन से, मैं इसको साइड कर देती हूँ, परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है इस साइड में आपकी जो मोनोपोली है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ मोनोपोली इंक्रीज हो रही है, और कंपटीशन जो है सेम इसी लाइन में आपका डिक्रीज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑलवेज वांट कि आपका जो है कंपटीशन बना रहे, मोनोपोली जैसी सिचुएशन मार्केट में ना आए। यहाँ पे हमारी कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये हमने पार्ट 2 किया था, पार्ट 1 ये ऑलरेडी आप देख सकते हो अपलोडेड है इसके ऊपर वाला, ठीक है। और ये अगर आप कहोगे तो मैं आपको नोट्स भी इसके शेयर कर दूंगी, ठीक है। एक बार फाइनली हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार मैं ये सारा शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, और हम ये सारा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो ये हो नहीं रहा है पूरा छोटा, तो मैं आपको ऐसे ही रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, उसमें काफी टाइम लग जाएगा नहीं तो। देखो
सबसे पहली बात हमने देखा अभी आज की क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ईपी क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल जो मेजर होता है आपका कि अगर आपने प्राइस को कितना कम या ज़्यादा किया उससे डिमांड पे कितना चेंज आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे, शुगर वाला एग्जाम्पल देखा आपका, दाल वाला, टाटा टी वाला, सोल्ट वाला, हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे आपके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, इसमें हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल हो गया, ये हमने सारे देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने सप्लाई साइड से आपके फैक्टर इनकम देखे, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद हमने आपका देखा कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इन सब में आपका क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कि कोई जितनी बड़ी फर्म होगी उसका लॉ ऑफ एमपी उतना ही कम होगा, उसको उतना ही खर्चा कम करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस समझाया, जो हम फर्दर भी देखेंगे, ठीक है, जीडीपी वाले चैप्टर में। फिर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाया पूरा आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे इसके, मेट्रो स्टेशन वाला एग्जाम्पल देख लिया, नॉर्मल बिजनेस वाला देख लिया, और लास्ट में हमने इस चैप्टर के परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, ठीक है, और मोनोपोली जैसे आपके एग्जाम्पल्स देखे हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में जीडीपी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली खत्म होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।